उसके बाद आएगी स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी। तो ये मेन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो होगा कि कंटेम्प्रेरी अप्रोच क्या है इंटेलिजेंस की, और उसके बाद गिलफर्ड की जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गार्डनर, डिफरेंशिएशन बिटवीन गिलफर्ड थ्योरी एंड गार्डनर थ्योरी, उन दोनों की थ्योरी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग की, और उसके बाद गार्डनर और स्टर्नबर्ग की थ्योरी में क्या डिफरेंस है, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम गिलफर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो इंटेलिजेंस को लेकर दो डिस्टिंक्ट अप्रोचेस जो है वो मानी जाती हैं। पहली अप्रोच ये कहती है कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी है, और जो इसके जो वेरियस रीजन दिए जाते हैं वो बायोलॉजिकल रीजन हैं। बायोलॉजिकल मतलब हमारे जो ब्रेन में जो न्यूरल प्रोसेसिंग होती है उसकी स्पीड कितनी है और कितने न्यूरल कनेक्शंस है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। सेकंड अप्रोच ये कहती है कि जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल नहीं है, नॉट अ सिंगल और यूनिटरी, मतलब एक सिंगल चीज को हम इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते हैं, बहुत अलग अलग मल्टीपल टाइप की इंटेलिजेंसेस होती हैं। और इसी अप्रोच के बेस पे गिलफर्ड की थ्योरी है, इन्होंने भी इंटेलिजेंस को बहुत अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया था। तो जो गिलफर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, जिसको हम बोलते हैं SOI मॉडल, ये इन्होंने एक क्यूब के फॉर्म में अपनी जो थ्योरी को बताया था कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो एक क्यूब की तरह है, और उसमें बहुत सारे ऐसे इन्होंने टुकड़े कर दिए थे उस क्यूब के, और उस क्यूब के अंदर इन्होंने हर एक ब्लॉक को एक वो दे दिया था कि ये हर एक यूनिट है, हमारा जो ब्लॉक है ना, ये एक एक ब्लॉक एक एक इंटेलिजेंस का यूनिट है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने थ्योरी को इस तरीके से 3D की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी को। तो जेपी गिलफर्ड का बैकग्राउंड क्या था, जेपी गिलफर्ड का जो बर्थ हुआ था वो नेब्रास्का में हुआ था, और इनको बचपन से ही इंडिविजुअल डिफरेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि अलग अलग इनकी फैमिली में भी जो लोग थे ये उन्हीं को देखते थे कि हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है, हर किसी की एबिलिटी अलग अलग है, कोई ज्यादा समझ जाता है किसी चीजों को, कोई नहीं समझ पाता है। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि हर एक की इंटेलिजेंस में जो फर्क है, इस चीज में इनको बहुत पहले से इंटरेस्ट था। उसके बाद इन्होंने एडवर्ड टिचनर, जो खुद भी एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उनके अंडर इन्होंने इंटेलिजेंस की पढ़ाई की थी और अपनी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, और इन्होंने इंटेलिजेंस की टेस्टिंग करी थी बच्चों के ऊपर। और उसके बाद जब ये रिटायर हो गए थे तो वो टीचिंग करते थे लास्ट में, जब वो अपने जॉब से रिटायर हुए थे, ही वाज अ टीचर। अब इनकी थ्योरी क्या है, ही बिलीव दैट इंटेलिजेंस वाज अ नॉट अ मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब खाली एक एंटिटी नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल चीजों से मिलकर बनी हुई है जो कि आपस में इंडिपेंडेंट है, आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है और मल्टीपल एबिलिटीज का। ऑफ कोर्स इन्होंने चार्ल्स पियरमैन की वो वाले व्यू को रिजेक्ट कर दिया था जो जी फैक्टर वाला व्यू था। इन्होंने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कॉमन इंटेलिजेंस होनी जरूरी है जनरल सारी चीजें करने के लिए। इन्होंने चार्ल्स पियरमैन को रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने थर्स्टन की प्राइमरी एबिलिटीज वाली थ्योरी भी एकदम रिजेक्ट कर दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। तो ये बोलते हैं कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो थर्स्टन ने बताई हैं सिर्फ उतनी ही नहीं है, बहुत सारी हैं, देयर आर न्यूमरस, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं। तो इन्होंने अपना स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया था 1956 में। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एबिलिटीज और फंक्शंस फॉर प्रोसेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन इन वेरियस वेज। मतलब सिंपल तरीके में बोले तो ये बोल रहे हैं कि एक कलेक्शन है, बहुत बड़ी कलेक्शन है, उसमें बहुत सारी एबिलिटीज हैं, दो तीन चार पांच नहीं है, बहुत सारी हैं। तो जो इनका ओरिजिनल मॉडल था उसमें इन्होंने 120 फैक्टर्स की बात की थी, बाद में ये मॉडल चेंज होकर 150 हो गया था। तो जो ओरिजिनल मॉडल था उसमें क्या था, इन्होंने तीन डायमेंशंस लिए थे, फोर डायमेंशंस लिए थे, फोर टाइप ऑफ मेंटल कंटेंट डायमेंशन। उसमें था फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। तो पहला जो डायमेंशन था दैट इज मेंटल कंटेंट डायमेंशन, उसके अंदर ये चार चीजें थी, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। फाइव टाइप ऑफ ऑपरेशनल डायमेंशन, ऑपरेशनल डायमेंशन को इन्होंने पांच हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो पहले वाले में क्या है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, पहला वाला जो इनका मेंटल कंटेंट है उसमें चार चीजें हैं। उसके बाद जो ऑपरेशनल डायमेंशन है हमारी इंटेलिजेंस का, उसमें पांच चीजें हैं, कॉग्निशन, मेमोरी, इवैल्यूएशन, कन्वर्जन प्रोडक्शन, डाइवर्जन प्रोडक्शन, ये हो गया पांच। और मल्टीप्लाइड बाय जो नेक्स्ट इन्होंने डायमेंशन बोली थी, एंड सिक्स टाइप ऑफ प्रोडक्ट डायमेंशन, इसमें छह थे। वो कौन से छह, यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इंप्लीकेशन। तो अब आप इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 × 5 × 6 तो आपका आंसर आएगा 120। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस है इसमें 120 एबिलिटीज हैं एक तरीके की। मतलब अभी इससे पहले हम देख रहे थे कईयों ने 9 बोली, कईयों ने 8 बोली, इन्होंने बोला इतनी कम नहीं है, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी इंटेलिजेंस को बनाते हैं। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ क्या। जैसे सपोज इन्होंने ये चीज एक क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी थी, और वो बोला था कि क्यूब जो है वो 3 डायमेंशन ऑक्यूपाई करता है एक ही साइड पे, और उन तीनों डायमेंशन में ये आ जाती है, पहली आ जाती है कंटेंट डायमेंशन, दूसरी आ जाती है ऑपरेशन डायमेंशन, तीसरी प्रोडक्ट। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। बाद में ये चेंज हो गया था, इसमें 150 डायमेंशंस आ गई थी, वो भी यहाँ पे आप पहले सुन लो। गिलफोर्ड मॉडिफाइड इज मॉडल एंड डाइवर्टेड फिगरल फैक्टर्स ऑफ कंटेंट डायमेंशन इनटू विजुअल एंड ऑडिटरी। तो इसमें जो फिगरल वाला फैक्टर था ये वाला, इसको इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया था, विजुअल और ऑडिटरी में, दस मेकिंग 5 टाइप ऑफ। तो यहाँ पे चार की जगह पांच हो गए थे इस वाले डायमेंशन में, अब चार की जगह पांच आ गए थे। एंड इन मॉडिफाइड वर्जन नंबर ऑफ सेल्स बिकेम 150। और जो इनके क्यूब में नंबर ऑफ सेल्स थे, इनका जो मॉडल अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखाते हैं इंटरनेट पे, ऐसे डिवाइड किया हुआ है उनको। तो पहले इसको 120 बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ था, लेकिन बाद में जो इनका जो मॉडल दिखाते हैं कि इसमें 150 वो हैं, सेल्स हैं। तो इस तरीके से इनका जो नया मॉडल था उसमें 5 × 5 × 6 हो गया था। पहले क्या था, 4 × 5 × 6 था,
तो वो 120 बन रहा था, 120 सेल्स बन रहे थे, लेकिन बाद में बिकॉज ये फिगरल को 2 में डिवाइड कर दिया था तो ये 4 की जगह 5 हो गए थे, तो 5 इंटू 5 इंटू 6 करके 150 हो गया था। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था। अब इसको डिटेल में देखते हैं। कंटेंट डायमेंशन का क्या मतलब है? डायमेंशन इंक्लूड्स ब्रॉड एरियाज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन विच ऑपरेशंस आर अप्लाइड। जैसे हमें कंटेंट होता है ना, कंटेंट किसी चीज का, वो हमें कैसे पता चलता है? हमारी विजुअल जो हमारी कैपेबिलिटी है, विजुअल एबिलिटी है, कि हम इन्फॉर्मेशन अपनी आंखों के थ्रू देख के अपने ब्रेन में एंटर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एक वो होती है। दूसरी ऑडिटरी होती है, जिससे हम सुनते हैं, जो हमारे ईयर में जाती है। फिर सिंबॉलिक मतलब कोई सिंबल्स हम देखते हैं, उसको पहचानते हैं, जैसे आप ये लेटर्स लिखे हुए देख रहे हो तो आप ये पहचान रहे हो ना कि क्या लिखा हुआ है, तो ये सिंबॉलिक हो गया। सिमेंटिक मतलब आपको उनका मीनिंग पता चल रहा है, जैसे ये वर्ड अगर यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंसेस, तो आप इसको देख के इसका मतलब बता सकते हो कि सेंटेंस का क्या मतलब होता है, वो होता है सिमेंटिक। और बिहेवियर मतलब हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को देख के रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा काम है, हमारी इंटेलिजेंस में ही आता है। अगर हम विजुअली देख के चीजों को समझ पा रहे हैं, सुन के समझ पा रहे हैं, सिंबल्स को समझ पा रहे हैं, उनके मीनिंग्स को समझ पा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव कर रहे हैं, तो ये हमारी कंटेंट डायमेंशन हो गई। तो ये हमारी मेमोरी की एक डायमेंशन है, सॉरी मेमोरी नहीं, इंटेलिजेंस की एक डायमेंशन है। ठीक है, अब इसमें 5 चीजें हो गई, 5। दूसरा ये कहते हैं ऑपरेशन डायमेंशन होती है। ऑपरेशन डायमेंशन मतलब जो हम काम करते हैं एक्चुअल में, जैसे हम कॉग्निशन का यूज करते हैं। जब आप समझने की कोशिश कर रहे हो इस मॉडल को, तो आप कॉग्निशन का यूज कर रहे हो, आप कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप इसको याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप मेमोरी का यूज कर रहे हो। आप इसके अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो इसको समझाने के, या मैं अगर जैसे आपको समझाने के अलग अलग तरीके ढूंढ रही हूँ, तो मैं अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रोडक्शन का यूज कर रही हूँ। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, जैसे आप इस पूरी चीज को समझ के एक आंसर बनाने की कोशिश करोगे, तो आप कन्वर्जेंट प्रोडक्शन का यूज कर रहे हो। मैंने आपको अलग अलग तरीके से थ्योरी समझाने की कोशिश करी, आपको थ्योरी समझ आ गई और आपने वो सारे तरीके सुन के एक पर्टिकुलर आंसर बना लिया अपना एग्जाम में, तो वो हो गया डाइवर्जेंट को यूज करके कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। और लास्ट में इवैल्यूएशन, मतलब जब हम अपने ही आपको जज करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो ये वाले काम है जो एक्चुअली में हम कर रहे हैं, इसको उन्होंने बोला ऑपरेशन में आता है। तो एक तो हमारी इंटेलिजेंस हो जाती है जहां पे हम खाली इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आ गया कंटेंट में। फिर हम क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम एक्चुअली में यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो गया ऑपरेशन डायमेंशन। और उसके बाद प्रोडक्ट डायमेंशन। प्रोडक्ट डायमेंशन मतलब किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को अपने इंटेलिजेंस में स्टोर कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके हैं स्टोर करने के। एक तो यूनिट होता है, मतलब सिंगल सिंगल आइटम की फॉर्म में, एक एक पर्टिकुलर यूनिट मींस वन सिंगल आइटम। या फिर क्लास हो गया, क्लास मतलब आपने उसको पर्टिकुलर एक ग्रुप में डाल दिया। तो एक यूनिट मींस आपने अलग अलग सिंगल सिंगल, जैसे आप थ्योरीज पढ़ोगे अलग अलग, आपने अलग अलग थ्योरी को एक एक थ्योरी की फॉर्म में सेव कर लिया अपने माइंड में। दूसरा आपने क्लास में डिवाइड कर दिया। क्लास मींस आपने जो इंटेलिजेंस थ्योरी है उसको आपने एक पर्टिकुलर ब्लॉक में डिवाइड कर दिया कि ये ब्लॉक 1 में है, ये ब्लॉक 2 में है। फिर आता है रिलेशन। रिलेशन मतलब आप दो आइटम्स के बीच में कनेक्ट कर पा रहे हो। जब आपको कोई किसी इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में पूछता है तो आप उसके पर्टिकुलर ब्लॉक से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वो रिलेशन हो गया उन दोनों के बीच का। फिर सिस्टम आता है। सिस्टम मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइटम और नेटवर्क, किस तरीके से आपने उन चीजों को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करके स्टोर किया हुआ है। देन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप अपने पर्सपेक्टिव से कैसे चीजों को बता पाते हो, कैसे वो चीजें आपके माइंड में जाके चेंज हो सकती हैं। आप जैसे रिवर्स करके लिख पाना, किसी चीज को उल्टा लिख पाना, किसी चीज को अपने वर्ड्स में लिख पाना। अब जैसे सपोज आप ये पढ़ तो रहे हो, लेकिन जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आप अपने वर्डिंग्स में लिखोगे, आप पूरा का पूरा बुक के वर्डिंग्स में नहीं लिख सकते। तो जो आप अपने वर्डिंग्स में लिखोगे वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो आप। फिर इंप्लीकेशन मतलब किसी चीज को प्रिडिक्ट कर पाना या किसी का इन्फ्लुएंस निकाल पाना। इन्फ्लुएंस मतलब कि सारा काम करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जान पाना। तो ये इंप्लीकेशंस हो गई। तो ये भी काम करते हैं हमारे इंटेलिजेंस में, हम चीजों को समझना, उसको अलग अलग जगह पे स्टोर करना, और उसी चीज को जो आपने समझी हुई है उसी चीज को दोबारा बोल पाना, किसी के सामने रख पाना, और उसका आपस में रिलेशन बना पाना, चीजों को आपस में जोड़ पाना, और फाइनली उसको उसके बेस पे आगे कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर पाना या किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस बता पाना। तो ये प्रोडक्ट डायमेंशन है। तो ये तीनों चीजें मिलकर हमारी इंटेलिजेंस बनाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में इंटेलिजेंस को डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पे ऊपर जो हमने पढ़ा ये 5 फैक्टर थे, उसके बाद यहाँ पे कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इवोल्यूशन, ये भी 5 आ गए। तो 5 इंटू 5, और उसके बाद अगेन यहाँ पे यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, ये आ गए 6। तो 5 फैक्टर इंटू 5 फैक्टर इंटू 6। तो इन्होंने कितने फैक्टर्स बोले थे कि हमारी जो इंटेलिजेंस है उसमें 150 फैक्टर्स हैं। सम एग्जांपल्स में प्रोवाइड a feel for the kinds of distinction made in the model. Suppose a subject is given a long list of unrelated words to study and is asked to recall them later. The content of this scale is semantic. Since it involves the words, the operation is memory and the product of the recall of the words as unit. अब एग्जाम्पल इन्होंने आपको समझाने के लिए दिया है कि अगर मान लो आपको किसी ने कोई लिस्ट दिया वर्ड्स की याद करने के लिए, और वो लिस्ट जो है उसमें वो अनरिलेटेड वर्ड्स हैं, मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है उनका, वो ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपस में जोड़ नहीं सकते आप। जैसे बुक लिखा हुआ है, फिर बेड लिखा हुआ है, फिर उसके साथ लिखा हुआ है फूड, तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे लिस्ट ऑफ वर्ड्स को जब हम देते हैं किसी को याद करने के लिए, तो वो जो हमने दिया है कंटेंट, वो किस में आ जाएगा, वो आएगा सिमेंटिक में। वो आ जाएगा सिमेंटिक में, क्योंकि हमने कुछ वर्ड्स दिए हैं याद करने के लिए, तो सिमेंटिक हो गया। ना हमने बोला है, ना सुनने के लिए बोला है, ना देखने के लिए बोला है, हमने कुछ समझ के याद करने के लिए दिया है, सिमेंटिक में आ गया। दूसरे वाले ऑपरेशन डायमेंशन में वो किस में आ जाएगा, वो मेमोरी में, क्योंकि हमने उसको याद करने के लिए बोला है। हमने ये नहीं बोला कि आप उसके अलग
अलग तरीके से उसको लिख के दिखाओ, तो डाइवर्जेंट भी नहीं आएगा। ना हमने बोला है कि आप उन सबको जोड़ के कुछ बनाओ, कन्वर्जेंट भी नहीं आएगा। लेकिन हमने बोला है याद करो, तो मेमोरी वाला पार्ट आ गया, तो इस वाली डायमेंशन का मेमोरी हो गया। और तीसरे वाले प्रोडक्ट में क्या है कि हम उसको बोल रहे हैं कि आप याद करके हमें एक-एक वर्ड बताओ, तो अब हम उसको सिंगल-सिंगल बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो सिंगल-सिंगल पूछने का मतलब है इसका यूनिट वाला पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसको बोलते हैं कि उन वर्ड्स को याद करके आप कैटेगरी में डिवाइड कर दो, कौन से वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से बी से, कौन से सी से, तो आपका क्लास वाला जो इसमें जो चीज़ है, क्लास वाला वो यूज़ होता, कंटेंट यूज़ होता। तो इस तरीके से जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस के जो तीनों डायमेंशन है, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, तीनों डायमेंशन में से हम कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इवैल्यूएशन में डिस्कस किया है कि इनकी थ्योरी कितनी अच्छी है, कितनी नहीं है। सो गिलफर्ड्स की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आपने भी देखा ही होगा कि थोड़ा-सा समझने में कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। एंड सच डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोलॉजी शोज़ दैट माइंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट मॉड्यूल्स और इंटेलिजेंसेस। तो ऐसा माना गया है स्टडीज करके कि है कुछ ऐसा हमारे इंटेलिजेंस में जो बहुत सारे फैक्टर्स में डिवाइडेड है और वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अब आइजैक क्या बोलते हैं, concentrated Guilford concentrated most of his studies on population with a restricted range of intelligence, thus reducing the scope of G, and he has used orthogonal methods of rotation, thus ignoring the correlation between simple factors. तो आइजैक ये कह रहे हैं कि गिलफर्ड ने अपनी जो थ्योरी है वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के बेस पे बनाई है, इसलिए उसमें जी फैक्टर के बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं आइजैक। एंड मोर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इज दैट द क्रिटिसिज्म दैट गिलफर्ड फैक्टर्स आर सो नैरो एंड स्पेशलाइज्ड दैट दे हैव लिटिल वैल्यू इन प्रेडिक्शन। और प्लस ये कह रहे हैं कि जो इनके जो फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं बहुत ही नैरो हैं और बहुत ही स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, तो जिसका प्रिडिक्शन में मतलब बहुत मुश्किल है, जिसके बारे में प्रिडिक्ट करना एजुकेशन से रिलेटेड हो या वोकेशन से रिलेटेड हो, उस टाइम पे इन फैक्टर्स के थ्रू प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हर थ्योरी में होता ही है, इसमें भी है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, बट ये काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत डिटेल्ड थ्योरी है। उसके बाद ये क्वेश्चन आते हैं